Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum आमना. जी वाकई सलाम हसन, क्या हाल है? मैं सेट हूँ आमना. आप कैसी ठीक है? मैं सेट बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ. मजे में आप खुश हैं? जी. क्या चाहती हैं जिंदगी से? जो चाहिए मिल जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. आलू ठीक है यार, सेट है सब, मजे में. लगता है आपके पास कोई बात नहीं आज करने की. क्यों? ऐसा क्यों मुझे आज फील तो हो बड़ी रहा है? जरूरी हमने बात की. यार आप एक बात बताएं. क्या? आपने एक दो हफ्ते पहले एक शुरली मारी थी कि मैं आपको बड़ा बिग रिवील करने वाला हूँ. Must you bring up these things? I didn't bring it up. You brought it up, and then But you today I disappeared. didn't bring it up. No, but obviously everybody is wondering. और हर यार DM आप में मुझे रोक दिया करें ना. यार आप ऐसी बातें करने मुझे आप बोला करें ऐसे रुक जाओ. आपको अगर मैं रोकूं तो लोग कहते हैं कि जी आमना आपको रोकती हैं. तो फिर मैं तो नहीं रोक सकती आपको. आप पे किसी का कोई नहीं जोर चलता. हाँ. अच्छा मैं ये बता देता हूँ, 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आपको खबर देनी थी. तो बात ये है कि जेंटलमैन नहीं, जेंटलमैन की तो खबर निकल चुकी है अब. हाँ. अब तो सबको पता चल ही गया है. हाँ. बल्कि अब तो मोर और लेस जो एडिशनल कास्ट है उसके बारे में पता चल गया. यू विल बी हैप्पी टू नो कि आसिफ रजा मीर साहब इज अ पार्ट ऑफ द कास्ट, सवेरा नदीम इज पार्ट ऑफ द कास्ट, साकिब समीर इज पार्ट ऑफ द कास्ट. ऑफ जेंटलमैन ऑफ नो जेंटलमैन, सॉरी जाने जहां, सॉरी माय कहां से आप जेंटलमैन से जाने, क्या बात है हसन? सो मच इन्फॉर्मेशन, दिमाग कहीं और है. सो मच इन्फॉर्मेशन इन द हेड के जंबल होगी इन्फॉर्मेशन. नहीं, जेंटलमैन की नहीं, जाने जहां की कास्ट जो है ऑलमोस्ट मजीद कास्ट भी अब रिवील होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता. एंड वी नो जेंटलमैन की नहीं, ये जेंटलमैन में नहीं है भाई लोग, जाने जहां में, जिसमें हमजा अली अब्बासी और आयजा खान का तो अनाउंसमेंट हो चुकी है. बट आसिफ रजा मीर साहब, सवेरा नदीम, सुहेल समीर, हारिस वहीद, मरीम नफीस का भी हमें पहले से पता है. सो ये सारे लोग हैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा. जी. और ये प्रोजेक्ट कब हो रहा है रिलीज? जाने जहां इज करंटली बीइंग शॉट. जी. एंड आई वुड अज्यूम कि अगले 1-2 महीनों में आपको शायद पता चल जाए कि कब आएगा, कुछ देखने को मिल जाए शायद. अभी तक फेरी टेल की 2 एपिसोड्स आ चुकी होंगी. इसमें नवल भी हैं भाई. जी. नवल सईद भी इसका हिस्सा है. जी. और रजा तालिश भी हैं. ठीक है. देखें आपको इन्फॉर्मेशन देती है. जबरदस्त. और नूर भाई भी हैं. जी. जीक्यू भी हैं. पढ़ते जा रहे हैं आप, तस्वीरें देखते जा रहे हैं. जीक्यू भी हैं. जीक्यू भी हैं. हद हो गई. जीक्यू भी हैं. यार इन्फॉर्मेशन होती है यार. ये हमारी रिकॉर्डिंग्स की वजह से आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही है. यार ये बात आपने की है, मैं आपकी अटेंशन दिलाना चाहूंगा. या मैं चाहूंगी कि हम जितना आपकी जिंदगी को फैसिलिटेट कर सकें उतना करें. कर लें तो क्या भले हम हमारी जिंदगी के ऑब्स्टिकल्स आ मैंने हम है बैठे हैं आप. मैं आप मुझे रात को 11 बजे बोलती हैं मैं हाजिर. आप मुझे सुबह बुलाती हैं मैं हाजिर. मतलब 1-2 बजे के बाद मैं हाजिर. 2 बजे के बाद 3 बजे मैं हाजिर. जब मैंने सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट की, मैंने रनिंग शुरू की है तो मुझे 1 महीना करने दें, 2-3 हफ्ते करने दें, एक बार मैं सेट हो जाऊं, उसके बाद आप यार टाइम बता देना कि मैं इतने बजे रन करता हूं. मैं आपको रोज कहता हूं कि मैंने मगरिब से इशा के बीच में रन करना आपने होता है. ये आज आप रोज रिकॉर्डिंग रख लेते हैं. पहली दफा आपने कहा है. मैंने यार कल तो मैं वापस आई हूँ. उससे पहले मैंने आपको कहा जी 4 बजे रिकॉर्डिंग. उससे पहले आखिरी रिकॉर्डिंग जो मेरे जाने से पहले हुई थी, आपने कहा मैंने रनिंग शुरू की है. उसके बाद मैं चली गई लाहौर. मैंने आपको उसके बाद मैं वापस आई हूँ. 3-4 बजे आप रिकॉर्ड कर लें दोपहर को. आप जरूर करें. आप करते नहीं, क्या करूं मैं यार. मेरे को बुरी बात है, मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की कि मुझे रनिंग करने दिया करें. और कुछ अगर आपकी जिंदगी में हमारी वजह से नहीं, एक रनिंग मुझे करने दे. मैं वो भी 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते जरा मैं एक बार सेट हो जाऊं, उसके बाद नो प्रॉब्लम, मैं छोड़ दूंगा रनिंग आपके खातिर. नहीं आप, मैं नहीं चाहती आप. नहीं मैं छोड़ दूंगा रनिंग. मैं नहीं चाहती. मैं छोड़ दूंगा. मैं 3 हफ्ते कर. सुना आप हॉटपॉट खाने दोबारा गए? ये तो हो चुकी है हमारी ऑन कैमरा बात. अच्छा? उसके बाद नहीं गया जो आखिरी बार बता रहा. ठीक है. हाँ, क्या कहना चाह रही हैं आप? कुछ नहीं, वैसे मैं तो वो कर रही हूँ स्मॉल टॉक. मुझे लग रहा है आपके पास कोई बात नहीं. और कोई बात नहीं करनी. नहीं ठीक है, चीजें जो बात हम कर आपने जो कर दी बात आके वो कैमरे पे करने वाली नहीं है. उससे आपकी जहनियत जो है उसके बहुत ज्यादा लोगों को रिवील हो जाएगी. वो उनको पहले भी शक है. मेरा कसूर. लो जी, हसन चौधरी का ख्याल. अच्छा ठीक है, रख दे वापस. श्योर है? नहीं, ये आमना का बड़ा अच्छा पीजो का ये है, इसमें सॉल्ट ग्राइंडर है ये बड़ा जबरदस्त. और ये है पेपर ग्राइंडर. तो दिस इज ग्रेट. दिस वाज जस्ट laying here and I was like, okay, why is it here? Do you eat your food here? Yeah. Okay. I do, because my dining room doesn't have an AC, so I have. So yeah, this is it. I mean, I said this looks nice, and it's automatic, by the way. It vibrates. You see, so you do this, it vibrates.
That's really interesting. It's a pepper mill that grinds. Yeah, it vibrates. Yeah, so it's nice. अगर आप लोग हसन चौधरी से वाकिफ हैं तो इनके जो दिमाग की जो कहाँ जा रही है वो आप सोच सकते हैं. It vibrates and it's really good. यार आपने नमक ज़ाया कर दी. मैंने नहीं किया, आपने मुझे कहा कि खाओ. इतनी बैड लक होती है नमक ज़ाया करना. आपके हाथ में मैंने दी थी, आपने तो पूरी मेज पे. आप एक काम करें ना, आप जूनों को नमक खिला दें. जूनों को नमक की इजाजत नहीं है. इसको साफ करें अब आप सारे नीचे गिरा दें. टिश्यू दे यार. नहीं अब आप छोड़ें. नहीं मैं करूंगा. तुम टिश्यू यार, तुम टिश्यू पकड़ाओ यार. शायद तुम टिश्यू पकड़ाओ. बारह आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके. मजाक मस्ती अपनी जगह जी. और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे, आपसे डिस्कस भी करेंगे. सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे जिंदगी तमाशा को, जो कि रिलीज हो गई है यूट्यूब के ऊपर. ओवर टू यू, जब तक मैं नमक साफ कर रहा हूँ. जी आप नमक साफ करें. जिंदगी तमाशा सरमद खुसट की फिल्म है. ये उन्होंने बनाई थी, मेरे ख्याल है कोई 2019 में इसका ट्रेलर आया था और इसका गाना आया था और बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म थी उनकी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, जो सेंट्रल बोर्ड है, ऐसा लगता है सेंट्रल जेल, एक ही बात है. जो हमारे सेंसर बोर्ड्स हैं तीनों, उनसे अप्रूवल इसकी आ गई थी. उसके बाद जी कुछ लोगों ने इस पे एतराज़ात किए ट्रेलर देख के, क्योंकि फिल्म तो नहीं किसी ने देखी थी, और इसको लग गया बैन. तो ये ना रिलीज हो सकी सिनेमाज में और ये पार्क हो गई. और उसके बाद काफ़ी लोगों ने, जाहिर बात है सरमद ने बहुत कोशिश की कि रिलीज़ हो जाए. लास्ट हमने ये भी सुना कि अभी होने वाली है, लेकिन नहीं हुई. बुसान में इसको अवार्ड मिला बिकॉज ये फेस्टिवल सर्किट पे चली गई और जहाँ जहाँ दिखाई गई वहाँ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया. ठीक है. इट वाज अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर सरमद एंड ही couldn't release it. So then finally a couple of days ago he said that I'm going to, this is the Independence Month, और मैं अपनी फिल्म को भी आज़ाद करने वाला हूँ और मैं इसको YouTube पे रिलीज़ कर दूंगा, जो कि उन्होंने परसों रात, आज संडे है तो परसों उन्होंने कर दी, फ्राइडे के दिन. ठीक है. दिस वीडियो इज अ 2-part डिस्कशन ऑन जिंदगी तमाशा. पहले हाफ में हम कोशिश करेंगे आपको एक ब्रीफ, मैं और आमना दोनों कोशिश करेंगे एक ब्रीफ रिव्यू आपका जी जिंदगी तमाशा का. एंड उस पे ऑब्वियसली सोली विल जस्ट डिस्कस और विल टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ द फिल्म, कि जो फिल्म बनी है उसकी डायरेक्शन, उसकी एक्ट, उसमें जो अदाकार हैं उनकी परफॉर्मेंसेज, कहानी, सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर, उन मेरिट्स पे एक पार्ट में हम बात करेंगे. और जो दूसरा पार्ट होगा, इससे पहले कि आप देखेंगे ओए आधे घंटे का रिव्यू या पौने घंटे का या जितनी भी ड्यूरेशन का, तो ये पूरी जो वीडियो है ये जिंदगी तमाशा का रिव्यू नहीं है. जो सेकंड हाफ होगा उसमें हम एक लार्जर डिस्कशन में और हमने करना चाहते थे कि क्या जिंदगी तमाशा एक ऐसी फिल्म है जिसको बैन कर देना चाहिए था, और या जिंदगी तमाशा जैसी फिल्म है ऐसी फिल्में क्या बननी चाहिए, या जो पाकिस्तानी सिनेमा का लैंडस्केप है वो जा किस तरफ रहा है, वो किस तरह का लैंडस्केप है, किस तरह की कहानियां हम बता सकते हैं, किस तरह की कहानियां बताने की इजाज़त है हमारे मुल्क में, किस तरह की कहानियां बताने की इजाज़त होनी चाहिए. तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन मुझे रामना को लगा है, जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं. और मैं और रामना दोनों इस बात को समझते हैं कि वेरिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, एंड विच इज़ कम्प्लीटली ओके. बट अगर आप मेरी किसी बात या आमना की किसी बात, या मैं और आमना एक दूसरे की किसी बात, ज्यादा चांसेस हैं कि मेरी किसी बात पे एतराज करें. नहीं, डिसएग्री करना आपका हक है, और मैं और आमना भी शायद बहुत सारी बातों पे डिसएग्री करें, लेकिन कीप इट रिस्पेक्टफुल, अच्छे तरीके के साथ रिस्पेक्टफुली आप डिसएग्री करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, आपको कोई नहीं रोकेगा. तोहमतें और बीच में XYZ चीज़ें, उससे ज़रा गुरेज करें. जी ठीक है जी, ऐसा ही है. मगर हम ना यही है, कहीं नहीं जा रहे. जब हम वापस आएंगे इस टाइटल ब्रेक के बाद, तो फिर हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे. आप कहीं जाइएगा मत. हम आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी हसन, तो ये फिल्म है लिखी हुई निर्मल बानो की, एंड शी वॉज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, जहाँ तक मुझे याद है. एंड फर्स्ट टाइम उनका ये रिटन प्रोजेक्ट था. स्क्रीन प्ले जो है वो निर्मल बानो का है, और जो स्टोरी और डायलॉग्स हैं वो सरमद और निर्मल दोनों के हैं. और फिल्म को जो डायरेक्ट किया है वो सरमद खुसट ने. सरमद खुसट की डायरेक्शन है, खुसट फिल्म की प्रोडक्शन है, और इसकी सिनेमाटोग्राफी की है खिजर इदरीस ने, जिनका काम हम टेलीविजन पे अक्सर ही देखते हैं. और इसका जो म्यूजिकल स्कोर है वो प्राइमरीली साकिर ने दिया है, और बहुत खूबसूरत उनका गाना था जो रिलीज हुआ था. और ऑफ कोर्स जो टाइटल ट्रैक है वो गाया है निम्रा ने. मैं आपको पूरा उनका नाम बता देता हूँ. निम्रा गिलानी जी.
निम्रा गिलानी ने गाया। जी आपने बिल्कुल सही कहा। जी कंपोज भी निम्रा ने किया। जी जो जिंदगी तमाशा बनी वो बहुत खूबसूरत निम्रा बनाया, बहुत गिलानी ने खूबसूरत गाया है, गाया। कंपोज भी उन्होंने किया है। जी ख्वाजा परवेज साहब के लिरिक्स हैं। जी और जो दूसरा है आज सिख मित्रांदी, जी वो उसको परफॉर्म किया है और कंपोज किया है साकिन ने। जी ठीक है, वो जो कलाम है वो पीर सैयद मेहर अली शाह साहब का जी बिल्कुल कलाम है। बिल्कुल ठीक हो गया। सर। अच्छा, उनका कलाम खूबसूरत फिल्म में है, ऑब्वियसली सेंट्रल कैरेक्टर हैं जी मोहम्मद राहत ख्वाजा। ख्वाजा साहब। जी ख्वाजा साहब, जिनको प्ले किया है आरिफ हसन साहब ने। जी उनको हमने पहले किसी फिल्म में नहीं देखा, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये उनका डेब्यू था। अगर किया भी होगा तो ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस होती है। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं आई फील माई सेल्फ अनलकी कि मैं अगर उन्होंने पहले कोई काम किया और मैंने नहीं नहीं देखा। देखा, बिल्कुल मैं तो एब्सोल्युटली ये कहना ऐसा चाहूँगा। ही है। पहले इससे पहले कि हम बाकी डिटेल में जाए, हमने नहीं कास्ट तो और बता दूं। क्विकली, अब वही मैं कहता जी फिर सिनॉप्सिस आप बता दें, अगर फिर कास्ट नहीं साथ नहीं साथ आप नहीं बता नहीं दें। कास्ट बता दूं पहले। अच्छा, बता इसमें दें। समिया मुमताज़ हैं, जी जी इसमें ईमान सुलेमान हैं, जी। प्राइमरी ये कैरेक्टर्स हैं, अदील और अफजल भी अदील हैं। अफजल भी हैं इसमें। जी जी जैसा कि ट्रेलर में सब देख चुके थे 2 साल पहले, बड़े वाज़े तौर पे ही हमें ये नज़र आया कि जी कहानी एक नात ख्वां की है। प्राइमरीली एक साहब हैं जो कि नात पढ़ते हैं। प्राइमरीली रियल एस्टेट एजेंट है। जी वो तो कहानी देख के पता चलता है ना हाँ आपको। हाँ हाँ, तो प्राइमरीली एक रियल एस्टेट। मैं सिनॉप्सिस दे दे दें। दें जी, आप मैं दे दे दें, दें, हम ऐसा लग रहा है बहुत इधर उधर जा रहे ठीक हैं, है। तो मैं क्विकली एक हाँ सिनॉप्सिस दें देता हूँ। एक रियल एस्टेट एजेंट है जो कि ऑल्सो नात ख्वां भी हैं। जी और डिजिटल, क्योंकि रियल में आजकल हम भी डिजिटल पे बैठे हुए हैं, तो वो अपनी नात रिकॉर्ड कराते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। जी वी रिज्यूमे कि यूट्यूब पे उनकी बिल्कुल वीडियो चलती है जिसमें वो नात पढ़ते हैं। जी। तो उनकी एक दो नातें जो हैं वो चल चुकी हैं और लोग उनको बड़ा रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत मोहल्ले है। में उनकी बहुत इज्जत है। और जो ईद मिलादुन नबी जब भी आती है, तो ईद मिलादुन नबी पे जो भी महफिलें होती हैं, वहाँ पे वो नात ख्वानी करते हैं और जी उनको बड़ा उनका स्टेटस है और मोहल्ले के बड़े वो मुकाम रखते नहीं हैं नहीं उसमें। बड़ा मकाम रखते हैं। एक तो है कि वो हर डिमेंशन से बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हाँ बहुत प्राइमरी और बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल ज़िंदगी में ये है कि उनकी जो बीवी हैं, शी इज़ एन इनवैलिड एंड शी कांट वॉक, और उनका ख्याल वो रखते हैं अकेले और कम्प्लीटली। जी यहाँ तक कि आपको दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के बाल की कंघी, उनको खाना खिलाना, उनके लिए टिक्का जलेबियाँ लेके आना, उनके कपड़े धोना, उनके कपड़े धोना, अंडर गारमेंट्स उनके धोना, एब्सोल्युटली। तो जो इंटीमेट डिटेल्स हैं उनको चलवाना, उनको हॉट वाटर बॉटल देना रात को, और इंतहाई प्यार से। हम पूरे फिल्म में उनको ऊंची जुबान बीवी के साथ या बेटी के साथ नहीं देखते, बिल्कुल भी बोलते एंड थे। इज अ लविंग फादर। एक्सट्रीमली लविंग 3 फादर बेटियां उनकी जी जो हमें पता चला। जी एक बेटी प्लेड बाय ईमान सुलेमान जिसका जी नाम सदफ है, वो जी उन्हीं के वहाँ पे करीब में ही रहती है, मतलब उसकी बिल्कुल शादी हो बिल्कुल। चुकी है, उसी शहर में रहती है। प्रोड्यूसर हैं वो। प्रोड्यूसर एक मॉर्निंग शो की। हाँ जी वो मॉर्निंग शो एक थके हुए चैनल का थका हुआ मॉर्निंग मॉर्निंग शो शो है, है। बट शी इज गिविंग हर 100% टू द जॉब। हाँ तो वो कभी कभी आती है, अपने वालिदैन के पास रहती है, और बेटी के साथ भी बहुत अच्छा उनका ताल्लुक है, और बहुत एक लविंग केयरिंग हस्बैंड और फादर, जी और एक मिलनसार शख्सियत है। बिल्कुल। ये एक जाते हैं शादी पे इनके दोस्त यार बैठे होते हैं बचपन के। दोस्त की बेटी की शादी होती है। पहले वो वहाँ पे एक कलाम भी पढ़ते हैं जी बेटे के लिए, लोग जी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जी फिर रात को दोस्त यार जब बैठे हुए होते हैं, महफिल लगी हुई होती है, तो वो जो एक उनके दोस्त होते हैं वो बचपन का किस्सा सुनाते हैं कि यार बचपन में ख्वाजा साहब को डांस करने का बड़ा बहुत शौक था। हाँ। रात को, और रात जो है वो डांटे भी खाई हैं, ये भी है। तो रात भाई भी कहते हैं कि जी मैं एक बार अच्छा, दुपट्टा ख्वाजा साहब की एक बात आपने नहीं बताई। ख्वाजा साहब का क्वर्क ये है कि उनको फिल्में बड़ी अच्छी फिल्में लगती बड़ी हैं। पसंद। पुरानी फिल्में जो है ना, आसिया की और नूरजहां की पुरानी फिल्में वो बहुत शौक से देखते हैं, गाने लगा के। और डीवीडीज की कलेक्शन है उनके पास, पूरी कलेक्शन एक दीवार पे हाँ, उनकी और डीवीडीज। रेंट भी करते हैं, जो अगर कोई ना मिले तो उनको डाउनलोड करके दे दी जाती है। उनको बड़ा शौक है। उनको शौक है, वो फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, जी तो वो इस तरह की शख्सियत के मालिक हैं। लाइक एन एवरेज जो। एब्सोल्युटली अब वो जब शादी के बाद रात को वो लोग बैठे होते हैं, तो वो जब दोस्त किस्सा सुनाता है कि भाई बचपन में ये बड़े डांस करते हैं, वो कहते भी हैं कि अम्मी का दुपट्टा लेके और मैं बड़े ठुमके लगाता था और मैं डांस करता था। तो सारे कहते हैं भाई अब तो कोई डर नहीं अब्बा अम्मा का, तो क्यों ना अब तुम डांस करके दिखाओ। हाँ करो ना यार, तो करो करो। तो ही डजंट शाय अवे फ्रॉम इट, इज लाइक हाँ श्योर व्हाई नॉट। तो वो कोई गाना बजता है तो कहते हैं ये गाना नहीं, फिर मैं अपनी पसंद का गाना चलाऊंगा। हाँ गाना कौन सा होता है? जिंदगी तमाशा बने। जिंदगी तमाशा। तो जिंदगी तमाशा के ऊपर वो डांस करते हैं, वहां पे एक लड़का होता है जो डीजे होता है, वो उनकी वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल देता है। फिर क्या होता है, ये है कहानी। जी ठीक है जी, एंड लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट क्या उनकी जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं, क्या इम्पैक्ट होता है उनकी फैमिली लाइफ पे, क्या इम्पैक्ट होता है उनकी सोशल लाइफ मैं के ये ऊपर। कहना चाहूंगी कि ये फिल्म जो है ना, ये इतना साफ और शफाफ शीशा है, आईना,
जो कि राइटर और डायरेक्टर ने ऐसे करके खड़ा किया है जिसमें आपको पूरी सोसाइटी की जो साइकी है ना वो नज़र आ जाती है कि एक इंसान है, उसका क्या पर्सनालिटी है, वो आपको 360 डिग्रीज आपको दे देते हैं वो, और दिखाते भी हैं, कैमरा भी उनके राउंड मूव करता है, यू सी अ लॉट ऑफ हिज बैक, हिज हेड, सो एंड it is a mirror to society and you see exactly what is wrong with society today. It's chilling and it's heartbreaking. It's heartbreaking. But I felt for ख्वाजा साहब like every second. और वो बंदा ऐसा है कि उस मोहल्ले में जो लोएस्ट डिग्री ऑफ ह्यूमंस है ना वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है। मोहल्ला भी पुराने लाहौर टाइप का दिखाया हुआ है जहाँ पे है उनकी कम्युनिटी और उनको धुतकारा भी जाता है। और ख्वाजा सरा ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्टेड पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी नहीं है, उनको धुतकारा जाता है, वो बेचारे जब किराया नहीं दे पाते तो उनको निकाला जाता है, उनको धक्के दिए जाते हैं, तो ख्वाजा साहब जो हैं वो पैसे जमा करके उनको देते हैं जाके कि यार आप लोग आराम से तमीज़ से और मतलब है कि रिस्पेक्ट से रहें और आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इतने अच्छे इंसान हैं और मॉरली ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और ये आपको घड़ी घड़ी पता चलता है कि जो टेम्पटेशंस होती हैं वो कहते हैं दिमाग ख़राब है तुम्हारा, और वो गुस्सा चढ़ता है उनको कि जहाँ जहाँ वो आता है। बट इस एक गलती से जो उनकी एक इम्प्रेशन चेंज होती है सोसाइटी में और उसका जो बैकलैश होता है वो इतना अनफेयर होता है कि लोग भूल जाते हैं कि यार ये हैं कौन और हम इनके साथ इनको क्या जजमेंट पास कर रहे हैं। It's beautiful. It's just it's so sensitively made. और you feel for the man. अच्छा भाई ख्वाजा साहब, I love the fact that ख्वाजा साहब is not a weak man. You know, जब उनको गुस्सा करना होता है वो करते हैं, ऐसा नहीं है, but he आहिस्ता आहिस्ता वो खामोश होते जाते हैं। Yeah, it's beautiful. अच्छा, अब इस फिल्म का जो असली हीरो है ना मेरी नज़र में वो सरमद है जी। विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम आरिफ साहब, उनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली मतलब एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, बट मैं सरमद का नाम स्पेशली यहाँ पे इसलिए लेना चाहता हूँ एज अ डायरेक्टर, एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट। यू सी दैट यू नो दिस मैन whom we saw as Ehsan in Pardes, and there is a sequence in this film also where you see him performing uninhibited and unabashedly, you know, in his element, whatever he's doing. This is an actor we saw as Malik Hayat recently in Guna. Yes. And this is the same artist now we see as a storyteller who's created this world and who's, जैसे आपने कहा कि एक सोसाइटी का या एक आईना पकड़ के आपको बता रहे हैं यार कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो सरमद का जो स्किल सेट है, सरमद का जो टैलेंट है, हिज एबिलिटी टू टेल अ स्टोरी, if whether it's as an actor or a character or a director, I mean it's just astounding, yaar. He won us over with Kamli and once again with Thank you for reminding me. Kamli and you know, diverse work, same body of like same family of stories, yet diverse. I find that very interesting. I find that very interesting. And you know, again, अगर इस फिल्म के जैसे मैं कह रहा था मेरिट्स की आप बात करें, इसकी डायरेक्शन की बात करें, जो खिजर ने सिनेमेटोग्राफी जिस तरह से की है, जो फ्रेम्स लिए गए हैं, जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, नुआंसेस हैं, बादशाही मौज मैं देख रहा था, एक सीन है, बड़ा इंटेंस सीन है, जहाँ पे एक ज़ाहिरी हुलिया एक शख्स का एक तरह का है और एक दूसरा शख्स एक तरह की बात कर रहा है, पीछे बैकग्राउंड में आपको बादशाही मस्जिद नजर आ रही है। You can't not think कि यार कि obviously there's a thought behind such sequences. Of course. You know कि इसका कोई वजह है कि ये इस डायनामिक में इस तरह से ये शॉट लिया गया है, तो पीछे जो आपकी सराउंडिंग्स हैं they signify and symbolize certain things. तो वो जो है ना एक शॉट के पीछे की थॉट कि यार कि ये शॉट मैंने यूं लेना है, वहां पे डायरेक्टर का बड़ा एक रोल होता है, तो इट एड्स वैल्यू टू द नैरेटिव, टू द स्टोरी टेलिंग, and that is what I find really appealing in Sarmad's work. I think he's just outstanding, and of course I have to give a shout out to Nirmal as well. जो स्क्रीन प्ले है, जिस तरह की राइटिंग हुई है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। म्यूजिकल स्कोर की आपने बात की, परफॉर्मेंसेस की आप बात करें यार, जैसे मैंने कहा I've not seen Arif Saab's previous work. I mean, I lost my heart to the character and completely. Again, this character, as you said, he's not a wimp. No. ये बैठ के ये किरदार रो नहीं रहा, इवन बीवी अच्छा उसको समझ भी नहीं आ रही, उसके साथ सब कुछ हो रहा है, वो फिर भी हलवा बना के नान में डाल के बांटने गया है, और एक मासूम शरीफ आदमी फिर भी मिलाद पे गया है कि मैं तो पढ़ूंगा। मासूम शरीफ आदमी है, एक शरीफ मासूम आदमी की कहानी है, जिसको गाने अच्छे लगते हैं बस। हाँ लगते हैं, किसको नहीं लगते, किसको नहीं लगते। हम
द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हम सब इंसान है ना। Exactly. तो अगर इंसान ना होते तो फरिश्ते होते। बिल्कुल। तो हम फरिश्ते तो हम इंसान इंसान हैं। है। तो अब जो भी चीजें हैं, बहुत बहुत सारों की वाइसेस ऐसी होती हैं जो कि इससे भी ज्यादा आगे की एक्सट्रीम होती हैं, जी। यू नो। बट व्हाट मैटर्स नाउ, व्हाट मैटर्स नाउ इज कि आपकी जो जिंदगी में जो भी आपकी सोच होती है, जो भी आपके जज्बात होते हैं, जो तासुरात होते हैं, या जो वाइसेस होती हैं, किस हद तक आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस हद तक आप उनमें एंगेज होते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो किस एतबार से जी रहे हैं। क्या आप एक अच्छी खुश इखलाक ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे आपके ताल्लुकात आपकी फैमिली के साथ, आपकी जो सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ अच्छे हैं, बुरे हैं, आप बद अखलाक हैं, आप बदतमीज़ हैं, आप क्या मजहबी तौर पे क्या दीन से दूर हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना उसमें। तो ठीक है, हर बंदे के अपने फ्लॉज होते हैं। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें जो एक सवाल आमना पैदा होता है इससे पहले कि अच्छा, आपने अपना बता दिया कि आपको क्या चीज़ अपील की, आपको सिनेमाटोग्राफी, द वे इट्स शॉट, वो सारा कैरेक्टर्स, हर चीज़, कहानी भी। मुझे जो सबसे अपीलिंग बात लगती है ना सरमद की फ़िल्मों में, वो ये है कि सरमद वो फिल्म स्टोरी टेलर है हु पिक्स अप द कॉज ऑफ द माइनॉरिटी, कि जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज या सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कम्युनिटी होती है ना, उसकी कहानी वो बताते हैं। और ये जो ख्वाजा साहब हैं, इनकी भी, ये भी वल्नरेबल ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि अलाउड नहीं है ये कि एक बंदा जो है, जो बज़ाहिर रिलीजियस है, उसमें कोई ऐसी चीज़ होना कि जो ह्यूमन उसको बना दे, वो अलाउड नहीं है। और जो अलाउड है उसमें कितनी मुनाफ़कत है, और जो लोग हैं वो कितने मुनाफिक हैं, वो इतनी खूबसूरती से बयान किया गया है। एंड एट एवरी पॉइंट यू लाइक, ओ माई गॉड, आई डोंट डू दिस। जैसे जब अपॉलॉजी का वक्त आता है तो मेरा था, ना करें प्लीज़ ना करें। एंड यू आर लिविंग एवरी मोमेंट विद दैट कैरेक्टर, सो यू फील फॉर द कैरेक्टर एंड यू क्रिएट एम्पथी डेवलप होती है आपके अंदर हर चीज़ के लिए। इवन जब उनको ले जाया जाता है एक महफिल में, ये कह के कि आपके टाइप की महफिल है, वहाँ चलें, और वहाँ जाके वो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, तो उन्होंने मुझे ऐसा समझा हुआ है, उसको बुरा भला कहते हैं, नहीं कम्स अवे, तौबा करते हुए, यू आर रिलीव्ड कि यार उनमें जो एक दुनियावी ऐब होता है कोई भी नहीं है। ही इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ नॉट मॉरली करप्ट, बट ही स्टिल नॉट एक्सेप्टेड। ऑल्सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए भी कि ऐसा नहीं है कि जो बद अखलाकियात हैं या कोई फहश हरकत है उनको ग्लोरीफाई किया गया बिल्कुल भी नहीं इस फिल्म में। तो एंड इसमें ये बात इसलिए अब कह रहा हूँ कि नाउ कमिंग टू, तो मेरिट पहले फिल्म को क्लोज कर लेते हैं कि एज अ कहानी, एज अ फिल्म, एज अ स्टोरी, इट्स अ 2 hour 8 minute film that 6 is minutes 6 minutes, sorry, 2 hours 6 जिसमें minutes सरमद का मैसेज भी है, 2 मैसेज भी है, हाँ, ट्रू। मेरे ख्याल से it's beautiful. जिंदगी तमाशा is a beautiful film, everybody should watch it. As Amna said, it holds a mirror and is a true reflection of society that we live in, that we're a part Not of. just a mirror, it's like a crystal clear, साफ शफाफ प्योर मिरर है, इस पे कोई दाग नहीं है। हाँ, वो मिरर है, सोसाइटी को उठाया हुआ है, आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नजर आ जाती है। ऐसी कोई चीज़ फिल्म में नहीं है जो आप कहें कि यार ओ भाई ये क्या हो गया, ये तो होता नहीं है हमारी सोसाइटी में। नहीं, और जो उन लोगों की शायद सोच थी, जिस भी वजह से लोगों को लगा कि पता नहीं इसमें किस तरह की फिल्म है या क्या है, वैसा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ, एज फार एज द फिल्म इज कंसर्न, ऑफ कोर्स यू शुड वॉच इट। ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज, ग्रेट स्टोरी टेलिंग, ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट स्कोर, जो हमने आपको सारे क्रेडिट्स के साथ हमने बताया। अगर ये फिल्म सिनेमा में लगती तो अगर आप जाते टिकट पे खर्च करके, और आप अगर हमसे पूछते कि यार हमारे पैसे वसूल होंगे नहीं होंगे, हम कहते वसूल होंगे। और बाय द वे आप डोनेट कर भी सकते हैं। हैं। अगर आप Vimeo पे देखें तो वीडियो ऑन डिमांड की आप कर सकते हैं पेमेंट, और अगर आप YouTube पे देखें तो सरमद ने अपने अकाउंट डिटेल्स दिए हुए हैं, इफ यू वांट टू पे द प्राइस ऑफ अ टिकट। हाँ, तो प्राइस ऑफ अ टिकट आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आपको ज़रूर करना चाहिए। नाउ द सेकंड हाफ, ये था रिव्यू। कितने स्टार्स देना चाहिए आप? आउट ऑफ 5 ऑफ 4 स्टार्स देने? मैं 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा। मैं यूजुअली फिल्मों को 3.5 स्टार्स ही देता हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है, मुझे पसंद आती है। अच्छा जी, अब नाउ टू द लार्जर एक कॉन्वर्सेशन। क्या जिंदगी तमाशा को जो रोका गया, बैन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता मैं, क्योंकि 3 सेंसस बोर्ड ने तो उसको अप्रूव किया, लेकिन बैन तो हो गई ना। मैं फिर भी नहीं इस्तेमाल करूँगा। और मैं वो शुरू के जो 10-15 सेकंड हैं जहाँ पे फिल्म शुरू होती है और 3 सेंसर के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं उसमें, फिल्म तब शुरू होती है। और उसके बाद जब आप 3 सेंसर के सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद आप बुसान
फिल्म फेस्टिवल और जितने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्म ने पार्टिसिपेट किया, उन सब का मेंशन आप देखते हैं। तो दैट टेल्स यू कि यार एक फिल्म जिसको इतनी पजीराई मिली है इंटरनेशनल अरीना में, या जिसको ऑलरेडी 3 सेंसर बोर्ड्स ने अप्रूव कर दिया है, उस फिल्म को आप YouTube पे देख रहे हैं और उसको आप अपनी सिनेमा पे नहीं देख रहे क्योंकि उसको रिलीज नहीं होने दिया गया। आपकी नज़र में क्या वजह थी कि फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया, और आपकी नज़र में क्या ये जिस किसी का फैसला था सही था या गलत था? जी, इसलिए नहीं रिलीज़ होने दिया गया, जो उस वक्त तक मुझे याद है कि जो हमारी जमातें थीं और आई थिंक लेड बाय खादिम हुसैन रिजवी, उन्होंने इस पर बहुत ओपन किया था कि ये नहीं चलेगी। ज़ाहिरी बात है, इसलिए कि जो एक मौलवी की परसेप्शन है हमारे मुल्क में, वो शैटर कर देती है फिल्म बिल्कुल। कि जो मौलवी है, ख़ासतौर पे जो रूफ टॉप पे एक सीन होता है जिस पे वो ये कहता है, आई हैव टू से व्हाट ही सेज़, एंड ही सेज़ कि जब तुम चंदा के डब्बे में से पैसे चुरा के घर लेके जाते हो तब तुम्हारा हाँ करते हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती, तब तुम्हें तो वो गुनाह नहीं है। या जब तो मस्जिदों में बच्चों के साथ ज़्यादती होती है उस पर तो तुम आवाज़ नहीं उठाते। बात तो सही है, ये हो तो रहा है, ये हो तो रहा है, बट कौन कहे। तो आपने वो दिखा दिया है ना कि ये भी हो रहा है। तो जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है रिलीजन की, वो एक बहुत बड़े लेवल पे हो रही है जिस पे आम मौलवी आवाज़ नहीं उठा रहा। आवाज़ किस पे उठाता है कि एक शरीफ आदमी है जो नात पढ़ रहा है लेकिन वो गाना भी सुन रहा है तो वो बुरा हो गया है। तो यू नो दैट इम्बैलेंस एंड दैट हिपोक्रेसी इन सोसाइटी। और वो ज़ाहिर बात है, मौलवी जो थे दे गॉट अप इन आर्म्स, उन्होंने कहा मैं तो कुछ, हर बंदा डिनाइल में, ऐसे तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कितने हमारे पास एविडेंस है यार। ऑनलाइन आप जाएं, आप गूगल कर लें कि ऑफेंसेस ऑन चिल्ड्रन इन मदरसाज, आपको मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन जाके देखें जी, करप्शन इन द क्लर्जी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपको मिल जाएगी। हो रही है ना, ये इंसान है यार, इंसान है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है हसन सोसाइटी की कि हमने मज़हब को और मौलवी को एक बना दिया है। एक नहीं है यार। मज़हब आपको दिया अल्लाह ने, वो परफेक्ट है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलत की या सही की, वो परफेक्ट है। लेकिन इंसान परफेक्ट नहीं है। इंसान ने अपने आप को मज़हब बना दिया है। आई थिंक इंसान ठेकेदार बन गए, और कोई भी ठेकेदार तो है नहीं मज़हब का, क्योंकि मज़हब तो सबका है। एग्जैक्टली, मज़हब सबका है, उसकी वैल्यू सबकी। और जैसे अब एक इंसान जो कलमा पढ़ रहा है, जो दरूद शरीफ पढ़ रहा है, वो कौन होता है कहने वाला कि ये मुसलमान नहीं है? किसी का हक नहीं है। अब बाकी जो बातें वे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा सा तहम्मुल से मेरी बात का मकसद समझने की कोशिश करें। अगर किसी को शायद लगे कि मैं कोई ऐसी बात करूँ तो मैं पेश की माज़रत चाहता हूँ। बात ये आमना कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी सोसाइटी बड़ी पोलराइज्ड है। ये तो आप भी मानती हैं, हिपोक्रिटिकल भी है। हिपोक्रिटिकल भी है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात समझने की है, मैं पहले भी एक बार ये बात कह चुका हूँ कि जब हम कोई फिल्म बनाते हैं या जो हम सोसाइटी को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, या जो सोसाइटी में हो रहा है उसको स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो छोटा पर्दा हो चाहे वो बड़ा पर्दा हो, थोड़ी सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अज्यूम करनी पड़ती है इन द फैक्ट कि यार कि आपको जब इस बात की समझ है कि सोसाइटी पोलराइज्ड है, तो यू आर एक्सपेक्टिंग यार कि एक सर्टेन तरह से रिएक्शन आएगा उसका, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी फिल्म मेकर को आप रोक दें ऐसा कंटेंट बनाने से। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप ये कहानियां बताना छोड़ दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहानियां आप जब बता रहे हैं तो आप डायरेक्ट 0 से 100 पे ही जाके मत शुरू करें। ये मेरी एक ज़ाती ओपिनियन है, क्योंकि इतनी पोलराइज सोसाइटी है। यहाँ पे जब आप कोई डेयरिंग सब्जेक्ट लेके उसके बारे में, जैसे मज़हब की हम हमेशा बात करते हैं, ड्रामों में भी बात करते हैं कि मज़हब से रिलेटेड अगर कोई भी आप कहानी जब बताने जाते हैं ना, आपको 100 बार सोचना पड़ता है कि इसका रिएक्शन कैसा आएगा। बहुत सारे केसेस में ऑब्वियसली लोगों को अपनी जान का भी खतरा हो जाता है जी। सो पहली बात तो ये है कि अगर आप के सरमद ने, उनकी टीम ने इस एस्पेक्ट के ऊपर कहानी सुनाने की बात की, डेयर किया, ये एक बहुत बड़ी बात है, उनको कमेंट करना चाहिए। बिकॉज आसान नहीं है हमारी इतनी इंटेंसली पोलराइज सोसाइटी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि OTT का बहुत दौर आ गया, और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, तो ऐसी फिल्में अगर OTT के लिए ही बने और OTT पर रिलीज हों तो ज़्यादा बेहतर है मेरी नज़र में।
क्योंकि उससे होगा ये कि ये जो एक वेव चल जाती है ना फिल्म देखे बगैर, अब जैसे जिंदगी तमाशा देखे बगैर लोगों ने उस पर फतवे भी जारी करना शुरू कर दिए, ये भी कहना शुरू कर दिया ये मसला, पूरी टीम को थ्रेट्स वगैरह भी थ्रेट्स भी है और फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई जी। तो इससे क्या ये बेहतर नहीं है कि इस तरह की फिल्में जो बनाएंगे आगे भी हम श्योर बनेंगी, उनको रिलीज ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे किया जाए? मुझे उसकी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को और ख़ास तौर पर मौलवियों को ये पावर देनी चाहिए कि वो डिसाइड करें कि कौन सी फिल्म रिलीज़ होगी कौन सी नहीं होगी। आज आप ज़िंदगी तमाशा रोकेंगे, आपके जावेद इकबाल भी रोक दी थी, उस पर क्या जस्टिफिकेशन है? उसमें तो मजहब की कोई बात नहीं हो रही। वो तो एक बात नहीं हसन, नहीं, आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, फिर कल को क्या चीज़ होगी? मैं ये बात तो कर ही नहीं ना कि आपको रोकना चाहिए, मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि आपको किसी ना फिल्म मेकर को रोकना चाहिए, हर फिल्म मेकर को हर कहानी सुनाने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये है कि यू हैव टू एडमिट एंड एक्नॉलेज कि हमारी सोसाइटी में ये मसले मसाइल हैं। मेरा तो ख्याल है कि सिनेमा में रिलीज करने से ज्यादा उसकी कंटेन्ड ऑडियंस होगी। सिनेमा कहाँ हमारे मुल्क में बचे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि अब जैसे मैंने जब फिल्म देखी तो उस पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख व्यूज थे जी। मुझे नहीं पता सिनेमा की डायनामिक हमारे यहाँ जो होती है, बट एक दिन के अंदर अगर फिल्म के 1.5 लाख व्यूज आ गए और 1.5 लाख लोगों ने अगर देख ली हुई है वो फिल्म, तो आई वुड से कि ये एक अच्छी ऑडियंस ने ये फिल्म देख ली है। सो डिजिटल की जो रीच है आजकल के दौर में, मुझे ऐसा लगता है सिनेमा की रीच से ज्यादा हमारे मुल्क में तो टोटल 90 से भी कम 70 स्क्रीन हैं जी। तो 70 स्क्रीन पे कितने ही लोग फिल्म देख लेंगे एज अपोज टू आपने डिजिटल पे डाल दिया और दुनिया में आप कहीं पे भी एक्सेस करके उसको देख सकते हैं। तो यही होगा। हाँ, तो इस तरह की जो फिल्में हैं, मुझे ऐसा, ये अगेन मेरा जाती ओपिनियन है कि उनको ब्रीदिंग स्पेस इतना मिलना चाहिए कि लोग एटलीस्ट देख सकें। जब आप एक फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, 4 फिल्म, 5 फिल्म, 6 फिल्म आएगी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की एपेटाइट डेवलप होगी, उनको हजम होना शुरू होगा कंटेंट, फिर हम मजीद बनाना सकते हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि स्टेट या स्पेशली जो लोग स्टेट का हिस्सा भी नहीं है, बात समझने वाली ये है यार कि स्टेट का हिस्सा भी नहीं है, या तो ये इंस्टीट्यूशंस के हिस्से हों, गवर्नमेंट के हिस्से हों, जो लोग कह रहे हैं कि जी इसको बंद करो, इसको ना चलाओ, ये वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं है, जो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी नहीं है। ये होते कौन है कहने वाले कि फिल्म चले या ना चले? जावेद इकबाल को भी ऐसे लोगों ने रोका, और यहाँ भी। अब बात यही है कि जाहिर बात है आईना दिखाया है मौलवियों की हिपोक्रेसी पे, जो मिलाद पे जो होता है, जो मौलवी साहब बाहर आके कहते हैं कि फिर मैं ओ वाली नारा लगावा, फिर एंड आप यू नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, राइट? एंड यू लाइक या दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर एक्सप्लॉइटेड इन आवर सोसाइटी. So, like I said, it's a very clear mirror to what's happening, and nobody wants to see that picture. But I don't think that we should decide कि फिल्म कहाँ लगे. अगर हाँ एक फिल्म मेकर है, वो उसने बनाई है, जैसे तेरी मेरी कहानियाँ बनी OTT के लिए थी, वो सिनेमा में रिलीज हो गई, तो ये उन पर डिपेंड करता है। जैसे आपने जॉन के बारे में भी बात बोला कि इट्स एन OTT, और ये कोई बड़ी कोई अब आजकल के दौर में अजीब बात नहीं है, क्योंकि OTT स्पेसिफिक फिल्म्स और OTT स्पेसिफिक कंटेंट बन रहा है पूरी दुनिया में, ये होगा, ये ऑटोमेटिकली होगा। हाँ, तो मेरे नजरिए में कि अगर आप OTT स्पेसिफिक कंटेंट बनाएं तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि आपकी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपको फिर OTT में इजाजत मिल जाती है कि आप उनके ऊपर बात करें, एंड देन ऑडियंस कैन ऑल्सो बी अ फेयर जज। मुझे उसकी अगेन दोबारा बात करूं, प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं पता। पाकिस्तान में रह के, अगर आप पाकिस्तान में रह के एक फिल्म बनाने जा रहे हैं किसी OTT प्लेटफॉर्म के लिए, सरमद ने तो यूट्यूब पे डाली है, सरमद ने साथ में ये भी बोला कि मैं बीच में इश्तिहार नहीं चलाऊंगा, और फिल्म में इश्तिहार नहीं है। मैंने जब देखी एक भी ऐड नहीं आया, सो आई एम अज्यूमिंग कि यूट्यूब रेवेन्यू तो फिल्म से जनरेट नहीं हो रहा। उन्होंने नीचे जो अपना अकाउंट डिटेल्स दी हैं आप वहीं पे कर सकते हैं। विमियो में इट्स आई थिंक पेड। बाय द वे, मैसेज फॉर सरमद मैंने डालने की कोशिश की थी, बट वो अकाउंट नंबर गलत मुझे एरर बता रहा था। ठीक है, आई डिड ट्राई, ठीक है, बट या द थिंग इज के देखिए, यू हैव लाइक अ करण जौहर who's making films for the big screen. अभी उन्होंने उनकी लगी हुई है रॉकी और रानी की, क्या है, प्रेम कहानी, और वो नेटफ्लिक्स के लिए भी फिल्में बना रहे हैं, लव स्टोरीज में उनका है स्टेक, यू नो, सो ही इज प्लेइंग बोथ वर्ल्ड्स। बट ये एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है यार, उसकी विजन क्या है, उसका पैशन क्या है। अच्छा, उसने फिल्म सिनेमा के लिए बनाई है या OTT के लिए बनाई है या टीवी के लिए बनाई है, कोई और क्यों उसको, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करे कि नहीं यार तुम्हारी फिल्म जो है ना ये यहाँ बिलोंग करती है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन इसकी एक देयर इज अनदर साइड ऑफ दिस पिक्चर आल्सो। समबडी लाइक अ सरमद, जैसे मैंने अभी कहा कि यू नो, बिकॉज ही इज सच अ ब्रिलियंट प्रोलिफिक फिल्म मेकर, ऑडियंस की भी तो, व्यूअर्स की भी तो एक्सपेक्टेशन होती है ना ऐसे फिल्म मेकर से। फॉर एग्जाम्पल सरमद ने कमली बनाई
और कमली हमने सिनेमा में जाके देखी, हमने कितना उसको एंजॉय किया। बहुत। सरमद का जो स्किल सेट है, मैं एज अ व्यूअर कह रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि मैं सरमद का ऐसा भी काम देखूंगा जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना जुड़ी हो और वो स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे आए और मैं सरमद के स्किल सेट को एंजॉय करूं बगैर किसी इन बातों में पड़े। लाइक हमसफर, like a humsafar, you know, and which is why I said a Yash Chopra makes a Diwar, but a Yash Chopra also makes a Dil To Pagal Hai, right? So if a Sarmad has made a Zindagi Tamasha, I would want a Sarmad to make another Kamli or like another, like, you know, something else. Sure. So why must a filmmaker also restrict themselves? I right? guess again a filmmaker will make what is close to him at that minute. True, but as a viewer आप एक यर्न तो कर सकते हो ना कि यार कि मैं नहीं, और सरमद से हम बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं। मैं सरमद से एक्सपेक्ट करता हूँ यार, सरमद is somebody who's given us Humsafar. Sarmad, please make another film that's not controversial. That's We need not. to see. I want to go to the cinema, have a great time, maybe laugh and enjoy the singing Having and dancing. said that, a film like Zindagi Tamasha is so important. Important. नहीं, it has to go down in history as this is something that is a serious problem. Otherwise हमारा देख के टीवी देख के या फिल्में देख के क्या लगता है कि ये हैप्पी गो लकी है, ये तो ज़बरदस्त कॉम है या इनके तो मसले कोई नहीं है. You have to put down the problems. It's important. Yeah, it's very. These films are very important. एक डायलॉग फिल्म का जो है मेरे लिए, मेरे ख्याल में सारी कहानी को सम अप कर लेता है जब वो बेटी बड़ी पूछती है कि बाप से आपने क्यों डांस किया, तो बाप कहता है कि आज तक तुमने कोई शादी में किसी को डांस करते नहीं देखा. And that's the crux of it. हमारे यहाँ शादियाँ पूरे पाकिस्तान में पूरे जोरों शोर से पूरे साल अच्छा, और होती आपको ये बड़ा साफ शफाफ नजर आ रहा है कि ये 3 बेटियां हैं इस शख्स की, माँ का ख्याल वही रख रहा है. हाँ. ऐसा नहीं है कि वो बेटी आके माँ को वॉक करा रही है या एक्सरसाइज करा रही है या खाना खिला रही है. वो जो ख्याल है ना वो वही शख्स रख रहा है. लेकिन जब गुस्सा करने का वक्त आया है तो बेटी कैसे, और फिर आई एम सो ग्लैड दैट ही कॉल्स हर एंड ही सेज यू ब्रिंग एवरीथिंग बैक. मेरा घर है, यू डोंट डेट एनीथिंग आउट. मगर वो आखिर में अकेला बैठा होता है. तो अब ये है सारी बात. कुछ पॉइंट और आप ऐड करना चाहती हैं? No, I just think that these films are very important. These issues are very important to raise. Somebody needs to have the guts and the bravado to do it. Otherwise, so हम happy go lucky merry films तो बना ही सकते हैं और बना रहे हैं और बननी चाहिए. Because इतने गम है हमारी ज़िंदगी में that we need happy every now and then. So not against that at all. But this is also very important. And I'm so glad that he's released it. That message of Sarmad broke my heart. I mean, he was just not crying. Otherwise, he was like miserable. एक बंदे का ख्वाब होता है यार, उसने एक चीज़ इतने प्यार से बनाई, एक पैशन प्रोजेक्ट है, उसने अपनी ज़मीन बेची. He wanted to see it in the cinema. It couldn't make it to the cinema because again of not the censor board thinking that it is not, it should not be eligible for public viewing, because the Maulvis thought that it wasn't eligible for public viewing. And which Maulvis? Khadim Hussain Rizmi type Maulvis, जो अपने जलसों में गालियाँ दे रहे होते हैं. ये कौन होते हैं कहने वाले कि सिनेमा में क्या रिलीज़ होगा? मेरा इशू ये है, अगर आपको वही बात है सेंसर बोर्ड बैन कर देता है, चलो ठीक है, सेंसर बोर्ड से आप उठा सकते हैं. वो क्यों बैन किया है? एक सीन निकालना है निकाल दो, एडिट करना है कर दो, बिट्स निकालने हैं, बीप्स हुई ना, गालियों पे बीप्स थी, जो कि बाय द वे YouTube पे जरूरत नहीं थी, but he still beat them. And he also edited one scene out of his own will. He said कि एक कट मैंने अपनी मर्जी से लगाया फिल्म में, जो कि सेंसर ने नहीं बोला था, but he did it regardless. But outside elements जो हैं, जो कि ट्रबल मेकर्स हैं, वो कौन होते हैं कहने वाले? मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात आमना की तायद में ये बात बोलूँगा. ऑफ कोर्स हमारे स्पेशली पाकिस्तान में जो स्टोरी टेलर्स हैं वो उनको खुद भी इस बात का अंदाज़ा है कि क्या चीज़ हज़म होगी, ऑडियंस डाइजेस्ट करेगी, किस चीज़ पे उनको बैकलैश आएगा. प्रॉब्ली जैसे मैंने कहा, सरमद को अंदाज़ा होगा भी कि उनको बैकलैश इस पे आएगा या क्रिटिसिज्म आएगा या कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी. कहानी सुनाने का इख्तियार नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं जिस तरह के हालात में काम कर रहे हैं, आपको पता ही है, जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं आपको पता ही है. तो कहानी सुनने की इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए. लेकिन मैं फिल्म मेकर से ये एडिशनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आपको पता है, ना आई एम श्योर समबडी विद सरमद्स कैलिबर नोज कि यार कि इस तरह की कहानी बताने जा रहा हूँ तो ठीक है आएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़, जैसे सरमद ने अब जाके यूट्यूब का सोचा, आप मीडियम ही ऐसा सोचें जहाँ पे आपकी कहानी रुके ना, क्योंकि कहानी बताना ज़रूरी है. सो अगर ऑल्टरनेट मीडियम और हमारी इस पोलराइज सोसाइटी में जहाँ पे आपको पता है कि शायद आपको आपकी कहानी सुनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, आजकल के जदीद दौर में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप कहानी फिर भी सुना सकते हैं. तो प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए.
और ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए। और अगर एक फिल्म आप इस तरह की बनाने जा रहे हो और अगर उस पे उसको सिर्फ ऐसा होता है कि OTT पे ही आप रिलीज कर सकते हो, तो मेरे ख्याल में कर देना चाहिए। आई थिंक आइडियलिज्म है ये सोचना, लेकिन मेरा ख्याल है प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। आई डोंट एग्री विद यू देयर। आई थिंक ऐसी फिल्में बनानी चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ हाँ, कि फिल्में बनानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि रिलीज रुकनी नहीं नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हैं ना कि सोच के बनाएं कि ये हजम नहीं होगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म जब आप बना लेते हैं ऐसी, तो फिर आप उसको रिलीज करने का ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म सोच के बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। कि यार कि फिल्म कहानी आज अगर खुदा के लिए रिलीज होती तो ना चलती। यू एंड आई बोथ नो दैट। ना चलती। वो भी तो मजहब पे थी ना। और अगर जिंदगी तमाशा रिलीज ना होती तो भी बहुत सारे लोग सोचते रहते कि फिल्म में क्या था। मतलब नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर जो है खुदा के लिए में, वो एक बड़ा फेमस डायलॉग कहता है कि मजहब में दाढ़ी है, दाढ़ी में मजहब नहीं है। इतना बड़ा ये चल सकता था डायलॉग आज। इस्लाम में दाढ़ी, दाढ़ी में इस्लाम। हाँ, तो ये चल सकता था डायलॉग आज, नहीं चल सकता था। तो ये हमारी डिटीरियरेशन हुई है एज अ सोसाइटी। बट आप पहला स्टेप यही है ना, ये मानना कि हो गई है ना। ऑफ कोर्स हुई तो है। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? आप इसका सोल्यूशन आप ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी को हेड ऑन लेके मैं एक दिन में या एक फिल्म से मैं बदल दूंगा या बदल एक फिल्म दूंगी। से कोई नहीं बदलता। यही बात है ना। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ये फिल्में चलें, जी, देखने को मिले। आई एम सो ग्लैड कि हमें देखने को मिली है यार। हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है जिंदगी absolutely। तमाशा को लेकर। मैं नहीं एक्सपेक्ट, मुझे पता भी नहीं था कि क्या फिल्म होगी, किस तरह की होगी। बट आप जब देख लेते हैं फिल्म, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे। और इसमें वैसी कोई बात भी नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल जॉयलैंड से रिलेटेड एक चल पड़ी थी कंट्रोवर्सी, उस तरह की होगी थी। इसमें तो वैसे कुछ द रिलेशनशिप बिटवीन द मियाँ बीवी इज सो ब्यूटीफुल। जब वो नात पढ़ रहे होते हैं, कहते हैं सुर नहीं, वो सुर निकालती हैं। शी सिटिंग इन हर चेयर, धूप आ रही है। सामिया जी की परफॉर्मेंस यार, सामिया मुमताज को हम देख रहे हैं, अभी ड्रामों में भी देख रहे हैं, उनको देखते आ रहे हैं। सिंगिंग एंड यू नो द आखिरी सीन जब वो कहती हैं कि मुझे तो सब आवाज आ रही थी, आपकी आवाज भी आई मुझे। एंड शी लाइज उनका यू नो भरम रखने के लिए, जबकि उन्होंने नहीं नात पढ़ी होती। बहुत ब्यूटीफुल। सामिया मुमताज जी की बहुत शानदार उनकी जो रिलेशनशिप है, कोई बेटी भी नहीं समझ पाई कि क्या थी। बहुत खूबसूरत। ठीक है, मस्ट वॉच। ठीक है, आप भी देखें जिंदगी तमाशा। अगर आपको लगता है कि भाई कि इससे जुड़ी जो कंट्रोवर्सी थी, आपको लगता है कि यार यूं था तो यूं था, या जो भी था, जो भी आपका ओपिनियन है, तो जब आप कमेंट करें हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने फिल्म देख ली हुई है और ये आपका पर्सपेक्टिव है। और आपको कोई नहीं रोक रहा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के साथ। जस्ट बी रिस्पेक्टफुल, दैट्स ऑल वी आस्क। डिसएग्री करना आपका हक है, लेकिन आपका ओपिनियन देना भी आप ही का हक है। मैं और आमना आपसे मिलेंगे कब? मंडे, कल ही मिलेंगे जी। कल मंडे को आपको मिलेंगे इंशाल्लाह विद अ हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।